हेलो एवरीवन। हम लोग जो है ना सॉलिड स्टेट स्टार्ट किए थे, जो फर्स्ट यूनिट था क्लास 12 का। उसमें से इंट्रोडक्शन पार्ट जो है मैंने कवर किया था कि सॉलिड क्या होते हैं या कोई भी सब्सटेंस सॉलिड के फॉर्म में कब एग्जिस्ट करेगा और क्यों या फिर कैसे एग्जिस्ट करता है, सॉलिड्स के प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, इन सारी बातों को जो है मैंने कवर अप किया था लेक्चर 1 में ही। आज हम लोग जो है इस चैप्टर का सेकेंड लेक्चर देखेंगे, सॉलिड्स का क्लासिफिकेशन। तो देखो सॉलिड्स का जो है इनिशियल क्लासिफिकेशन जो है, तो सॉलिड को दो भाग में क्लासिफाई किया गया, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड। अब इस क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड को हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। तो देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है ना, क्रिस्टल वर्ड से आया है, और ये क्रिस्टल का मतलब क्या होता है, तो वह सब्सटेंस जिसका डेफिनिट शेप है उसको हम लोग बोलेंगे क्रिस्टल। अब डेफिनिट शेप कब होगा किसी भी सब्सटेंस का, तो कोई भी सब्सटेंस में जो उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं जिससे मिल करके वह सब्सटेंस बना है। जनरली सॉलिड्स मिल करके बनते हैं किससे, एटम से, मॉलिक्यूल से या फिर आयन से। तो किसी भी सॉलिड सब्सटेंस के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनके एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस, और वे पार्टिकल्स जब अलग अलग होते हैं तो उन्हीं को डिस्क्रीट पार्टिकल्स भी बोला जाता है। तो जब किसी सॉलिड सब्सटेंस के उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट एक डेफिनिट ऑर्डर में हो और वह अरेंजमेंट जो है एक निश्चित ज्योमेट्री बनाता हो, तो उसी को हम लोग बोलेंगे रेगुलर अरेंजमेंट या फिर रेगुलर ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट उसको बोल सकते हैं। ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट का मतलब क्या होगा, तो जितने भी ज्योमेट्रिकल शेप होते हैं, जैसे मान लो कि ये सब्सटेंस का अरेंजमेंट होकर के एक स्क्वायर बन रहा हो, एक हेक्सागोन बन रहा हो, एक क्यूब बन रहा हो, तो इस टाइप के बात को हम लोग बोलेंगे ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट। और यह अरेंजमेंट जो है ना वह जनरली 3 डायमेंशनल स्पेस में होता है। तो यहाँ से हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड को डिफाइन कर सकते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर दोज सॉलिड्स whose constituent particles means atoms, molecules or ions are regularly arranged in a definite geometric pattern in a 3-dimensional space is called crystalline solid। कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है वे सॉलिड्स होते हैं जिनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक डेफिनिट ज्योमेट्रिक पैटर्न में अरेंज रहते हैं 3 डायमेंशनल स्पेस में। तो ये क्रिस्टल का मतलब क्रिस्टल से ही पता चल जा रहा है ना कि जिसका कोई डेफिनिट शेप होगा, और डेफिनिट शेप कब होगा, जब उसके पार्टिकल्स का एक रेगुलर अरेंजमेंट होगा जो ज्योमेट्रिकल पैटर्न में बनाता हो। अब आया एमॉर्फस। तो एमॉर्फस का मतलब ही होता है, इस वर्ड का मतलब नो ऑर्डर। तो एमॉर्फस कहने का मतलब नो ऑर्डर, मतलब वैसे सॉलिड्स जिनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कोई एक रेगुलर ऑर्डर में नहीं होगा, कोई निश्चित ज्योमेट्रिक पैटर्न में नहीं होगा। हालांकि रिजिडिटी इस सब्सटेंस में भी होगा, इस सब्सटेंस में भी होगा, क्योंकि दोनों सॉलिड है तो रिजिडिटी दोनों में होना है। अंतर है कि यहाँ जो पार्टिकल्स होंगे वह एक रेगुलर ऑर्डर में होंगे, और इसमें जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होगा उसके अरेंजमेंट का कोई ऑर्डर नहीं होगा, कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होगा। सपोज इसको हम लोग समझने के लिए देखें, मान लें कि यह जो है एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, तो यदि इस पार्टिकल का अरेंजमेंट हम लोग ऐसे एक ऑर्डर में करें, तो कोई इस तरह से, ऐसा इस तरह से एक ऑर्डर में करें, इसको हम लोग बोलेंगे रेगुलर अरेंजमेंट या ऑर्डर्ड अरेंजमेंट। इस अरेंजमेंट को देखोगे तो देखो एक रेक्टेंगल शेप बन रहा है, मतलब ज्योमेट्रिकल शेप बना है, इसको बोलेंगे ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट। इसमें क्या होगा कि वही पार्टिकल का जो अरेंजमेंट है ना बिना ऑर्डर में रहेगा, एक पार्टिकल यहाँ है तो एक यहाँ आ गया, फिर यहाँ है तो फिर यहाँ आ गया, इस टाइप का अरेंजमेंट होगा। देखो इसमें कोई जो है ना एक फिक्स्ड ये नहीं है, इसका शेप बनाओगे तो अजीब बन जाएगा इसमें, ऐसा कि कोई जो है ज्योमेट्रिकल शेप नहीं हुआ। तो सॉलिड पार्टिकल्स यहाँ भी हैं, यहाँ भी हैं, लेकिन इनमें पार्टिकल्स का अरेंजमेंट एक ऑर्डर में होगा और इसमें पार्टिकल्स का अरेंजमेंट का कोई ऑर्डर नहीं होगा। और ये जो ऑर्डर का अरेंजमेंट होता है वह 3 डायमेंशनल स्पेस में होता है, 3D स्पेस में होता है। वह 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट में भी कोई क्यूबिक टाइप का हो सकता है या हेक्सागोन टाइप का हो सकता है, कुछ भी 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होगा और एक ज्योमेट्रिकल शेप बनाएगा। इसमें वैसा कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता है। अगला डिफरेंस देखें, शार्प मेल्टिंग पॉइंट। शार्प का मतलब होता है तेज, तो शार्प मेल्टिंग पॉइंट कहने का मतलब क्या हुआ कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है ना, या क्रिस्टलाइन सॉलिड के जो क्रिस्टल्स होते हैं वे पूरे क्रिस्टल जो है एक फिक्स्ड टेम्परेचर पर ही मेल्ट करते हैं। तो शार्प मेल्टिंग पॉइंट मतलब जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वह सॉलिड का पूरा क्रिस्टल जो है एक फिक्स्ड टेम्परेचर पर ही मेल्ट करेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे शार्प मेल्टिंग पॉइंट।
और यहाँ है मेल्ट ओवर या रेंज ऑफ टेम्परेचर। जो एमोर्फस सॉलिड है वह एक फिक्स्ड टेम्परेचर पे मेल्ट नहीं करता है। जैसे मान लो कि कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है और उसका मेल्टिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस, मान लें ऐसा। इसका मतलब हुआ कि वह क्रिस्टल जो है ना, वह जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसका क्रिस्टल पूरा का पूरा क्रिस्टल इसी टेम्परेचर पे मेल्ट करेगा। लेकिन इसमें क्या हो, रेंज होता है। रेंज मतलब मान लो 80 से 100 आ जाएगा कि 80 पर मेल्ट करना शुरू किया तो 80 पर ही पूरा क्रिस्टल मेल्ट नहीं किया, वह रेंज में गया, 80 हुआ, कुछ 90 पे गया, 100 तक जाते जाते जो है वह पूरा क्रिस्टल मेल्ट किया। तो इसमें जो मेल्ट होता है एमोर्फस सॉलिड का जो मेल्टिंग होता है वह एक टेम्परेचर का रेंज में होता है, कोई फिक्स्ड टेम्परेचर नहीं होता है। लेकिन यहाँ देखोगे क्रिस्टलाइन में तो यहाँ जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, साफ करने का मतलब एक ही टेम्परेचर पे, एक फिक्स्ड टेम्परेचर पे पूरा क्रिस्टल जो है मेल्ट कर जाएगा। अंडर वो क्लीन क्लीवेज, स्मूथ सरफेस होगा, इसको आसानी से काटा जा सकता है। जैसे यही देख लो किस तरह से पार्टिकल का अरेंजमेंट है। अब इसको काटना चाहो, मान लो हम लोग यहाँ से काटे तो ये पार्टिकल का अरेंजमेंट है ना, देखो यहाँ से ही अलग हो जाएगा, ये दो पार्टिकल अलग, तो एक ही स्मूथ सरफेस बन जाएगा। फिर इधर से एक इतना अलग बनेगा तो ये भी जो है स्मूथ सरफेस बन जाएगा। या फिर इसको ऐसे काटो यहाँ से, तो यहाँ से ऐसे ही होगा, एक सरफेस यहाँ ऐसे बन जाएगा, एक यहाँ बन जाएगा। इसको हम लोग बोलेंगे क्लीन क्लीवेज, स्मूथ सरफेस होगा काटने के बाद। इसमें वैसा पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि यदि इसको तुम यहाँ से काटोगे तो देखो बीच में पार्टिकल आ जा रहा है, तो एक स्मूथ सरफेस नहीं मिलेगा कट करने के बाद। यहाँ से काटोगे तो देखो यहाँ भी बीच में ऐसे पार्टिकल आ जा रहा है, तो यहाँ भी वैसा बात नहीं होगा। तो एमोर्फस सॉलिड में इरेगुलर कट होता है, एक नियमित तरीके से इसको काटा नहीं जा सकता है, काटने के बाद स्मूथ सरफेस नहीं मिलेगा। लेकिन इसमें जो है क्लीन क्लीवेज होता है, काटोगे तो ऐसा स्मूथ सरफेस मिलेगा क्रिस्टलाइन में। अब यहाँ है डेफिनिट इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। तो इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन को जो है पहले आप यहाँ फ्यूजन से जानो। फ्यूजन करने का मतलब फ्यूज करना, पिघलाना, उसको मेल्ट करना। सॉलिड की बात कर रहे हैं हम लोग, तो जिस टेम्परेचर पे कोई सॉलिड को मेल्ट करके लिक्विड में बदला जा सकता है तो वह उसका मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन यहाँ थोड़ा सा अलग है। इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन को हम लोग लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी बोलते हैं। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये क्या होता है सुनो। जैसे मान लो कि कोई सॉलिड है, इसको बदल रहे हो लिक्विड में, ऑब्वियसली हीट करना पड़ेगा। तो हीट करने के दरमियान जब सॉलिड बदलेगा लिक्विड में, अब क्या होगा कि जब हीट करोगे तो हीट करने के साथ साथ इस सब्सटेंस का टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ ये मेल्ट कर रहा है, तो इस प्रोसेस को सिंपली हम लोग मेल्टिंग बोलेंगे। और जिस टेम्परेचर पे मेल्ट करना शुरू हो जाएगा वो उसका मेल्टिंग पॉइंट कहलाएगा। लेकिन जब तुम इसको हीट कर रहे हो और हीट करने के दरमियान इसका टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, वह टेम्परेचर फर्दर इंक्रीज नहीं करेगा। मेल्टिंग तो स्टार्ट ही रहेगा लेकिन इसका टेम्परेचर फर्दर इंक्रीज नहीं करेगा। तो जब टेम्परेचर उसका फर्दर इंक्रीज नहीं करे, उस समय तक तुम जितना हीट सप्लाई करोगे उसको हम लोग बोलेंगे इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, या उसी को बोलेंगे लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। मतलब अब जो तुम हीट करोगे ना वह इसके टेम्परेचर को नहीं बढ़ाएगा, तो हीट गया कहाँ, तो हीट जो है इसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को मेंटेन करता है, उसके चलते जो लॉस हुआ है उसको भरपाई करता है। तो यहाँ लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो बोल रहा है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है ना उसका इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन या लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन डेफिनिट होता है, वह फिक्स्ड होता है। लेकिन एमोर्फस सॉलिड में ऐसा नहीं है। एमोर्फस सॉलिड का जो इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन है वह डेफिनिट नहीं होगा, वह अलग अलग होता है, मे बी वैरी कर सकता है सेम सॉलिड के लिए। अब इसमें देखोगे एक है लॉन्ग रेंज ऑर्डर। ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर क्या होता है, पार्टिकल्स का अरेंजमेंट। जैसे अभी हम बताया कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो है पार्टिकल का अरेंजमेंट ऐसे ऑर्डर में रहता है, तो इस तरह का ऑर्डर पूरे क्रिस्टल में रह सकता है ऐसे, इस तरह से। एमोर्फस में मैंने बताया कि इसमें जो है पार्टिकल का कोई जो अरेंजमेंट है उसका कोई रेगुलर ऑर्डर नहीं है, तो एकदम इरेगुलर होता है ना, ऐसा बात नहीं है। इसमें एक्चुअली क्या होता है कि पार्टिकल का रेगुलर अरेंजमेंट हो सकता है लेकिन बहुत शॉर्ट। जैसे 3 पार्टिकल का रेगुलर अरेंजमेंट रहा, फिर 3 का अलग अलग अरेंजमेंट हो गया, फिर 3 का रेगुलर रहा, ऐसे। तो यहाँ जितने पार्टिकल्स है सभी एक ही ऑर्डर में है, लंबा सा, इसको हम लोग बोलेंगे लॉन्ग रेंज ऑर्डर। ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर कहलाएगा।
और इसमें यदि एलिमेंट है ऐसा तो पूरे क्रिस्टल में वैसा नहीं रहेगा, पार्ट में थोड़ा थोड़ा बहुत बटा हुआ रहता है। तो इस एलिमेंट को यहाँ हम लोग बोलेंगे शॉर्ट रेंज ऑर्डर। इन जनरल देखा जाए तो एमॉर्फस सॉलिड में अरेंजमेंट का कोई ऑर्डर होता ही नहीं है, लेकिन रेयरली यदि कोई ऑर्डर पॉसिबल है तो वह शॉर्ट रेंज ऑर्डर होगा एमॉर्फस में, और क्रिस्टलाइन में लॉन्ग रेंज। इसमें शॉर्ट रेंज लॉन्ग रेंज दोनों हो सकते हैं, लेकिन यहाँ जब भी होंगे तो शॉर्ट रेंज ऑर्डर ही हो सकता है। एमॉर्फस में कभी भी लॉन्ग रेंज ऑर्डर का अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। ट्रू सॉलिड्स, तो ट्रू सॉलिड्स इनको बोला जाता है क्रिस्टलाइन सॉलिड को, क्योंकि सॉलिड का मतलब जनरली होता है कि उसमें पार्टिकल का अरेंजमेंट एक ऑर्डर में होना चाहिए, और वह ऑर्डर्ड अरेंजमेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड में ही पॉसिबल है, इसलिए इनको ट्रू सॉलिड्स बोला जाता है। इनको बोला जाता है स्यूडो सॉलिड्स। स्यूडो का मतलब फॉल्स, गलत, माने हम लोग को लगता है कि सॉलिड है, एक्चुअल में यह सॉलिड्स के सारे प्रॉपर्टीज को एग्जिबिट नहीं करता है, इसलिए इसको स्यूडो सॉलिड या फॉल्स सॉलिड या फिर सुपर कूल्ड लिक्विड। देखो वर्ड में क्या छुपा हुआ है, सुपर कूल्ड लिक्विड है, लेकिन सुपर कूल्ड माने बहुत ज्यादा ठंडा किया हुआ है। तो कोई भी लिक्विड को बहुत ज्यादा ठंडा करोगे, उसका टेंपरेचर डिक्रीज करोगे तो ऑब्वियसली वह सॉलिडिफाई कर जाएगा, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लिक्विड का फॉर्म है लेकिन सुपर कूल्ड किया हुआ है, इसलिए वह सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट कर जाता है। और उस टाइप का लिक्विड जिसका विस्कोसिटी बहुत ज्यादा होता है। विस्कोसिटी ज्यादा होने का मतलब कि पार्टिकल जो एक दूसरे के काफी नजदीक होते हैं, जिसके चलते आगे फ्लो नहीं कर पाते हैं। सॉलिड के प्रॉपर्टी में मैंने बताया था कि सॉलिड में जो फ्लूइडिटी नहीं होता, उसके पार्टिकल्स आगे फ्लो नहीं कर पाते हैं। तो आगे फ्लो नहीं कर पाने का मतलब कि उसका विस्कोसिटी बहुत अधिक है। तो यदि आप एमॉर्फस सॉलिड को सुपर कूल्ड लिक्विड बोल रहे हो तो यहाँ बोलना होगा कि इसका विस्कोसिटी बहुत ज्यादा होता है, पार्टिकल्स का फ्लो एकदम नहीं होता है। और एक लास्ट डिफरेंस है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं एनाइसोट्रॉपिक होते हैं, जबकि एमॉर्फस सॉलिड आइसोट्रॉपिक। अभी एनाइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट फेनोमेनन है, अलग से डेफिनेशन आता है। तो देखो, यदि किसी सब्सटेंस का जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं, जैसे उसका मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये सारी बातें, तो यदि किसी सब्सटेंस के फिजिकल प्रॉपर्टीज का वैल्यूज अलग अलग डायरेक्शन में अलग आता हो तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग एनाइसोट्रॉपी बोलेंगे, और वैसे सब्सटेंस को एनाइसोट्रॉपिक सब्सटेंस। और यदि किसी सब्सटेंस के फिजिकल प्रॉपर्टीज का वैल्यूज अलग अलग डायरेक्शन में सेम ही आता हो तो इस बात को आइसोट्रॉपी बोलेंगे, और वैसे सब्सटेंस को आइसोट्रॉपिक बोलेंगे। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड एनाइसोट्रॉपिक होते हैं, मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो फिजिकल प्रॉपर्टीज का वैल्यूज होता है वह अलग अलग डायरेक्शन में अलग होता है, जबकि एमॉर्फस सॉलिड में जो उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज का वैल्यूज होता है वह सारे डायरेक्शन में एक जैसा। इसको फिगर से समझो, अच्छे से समझ में आएगा। एक एलिमेंट हम लोग कंसीडर करते हैं इस तरह का, एक रेगुलर ऑर्डर लेंगे हम लोग ऐसा, फिर से हम लोग ऐसे, देखो इस तरह से दो टाइप का पार्टिकल जो है मैंने यहाँ दिखाया है, एक छोटा पार्टिकल ऐसे डॉट करके और एक बड़ा सा पार्टिकल। तो देख रहे हो ना कि पार्टिकल का अरेंजमेंट एक ऑर्डर में है, ये छोटा वाला पार्टिकल सब एक सीध में है, बड़ा वाला पार्टिकल एक सीध में, या ऐसे देख सकते हो कि छोटा वाला पार्टिकल सब एक सीध में, बड़ा वाला पार्टिकल सब एक सीध में। तो चूंकि यहाँ पार्टिकल्स का अरेंजमेंट एक ऑर्डर में है, ऑब्वियसली यह कौन सा सॉलिड होने वाला है, क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो यह हुआ क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब इसमें हम लोग जो है सो अलग अलग डायरेक्शन कंसीडर करते हैं। इस डायरेक्शन को हम लोग लें ऐसा, तो इस डायरेक्शन को लेने के बाद क्या देखोगे ना कि एरो के जस्ट राइट साइड में देखो सब बड़ा वाला पार्टिकल है, और एरो के जस्ट लेफ्ट साइड में देखो सब छोटा वाला पार्टिकल है। लेकिन जरा इस डायरेक्शन को कंसीडर करो ऐसा, तो इस डायरेक्शन को कंसीडर करोगे तो देखो मिला हुआ है बड़ा पार्टिकल, छोटा पार्टिकल, बड़ा पार्टिकल, छोटा, बड़ा, छोटा, ऐसे करके है। तो इस डायरेक्शन में गए तो पार्टिकल का अरेंजमेंट कुछ है, इस डायरेक्शन में गए तो पार्टिकल का अरेंजमेंट कुछ है।
मतलब अलग अलग डायरेक्शन में जाने के बाद यहाँ जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है वह अलग है। अब चूंकि पार्टिकल्स का अरेंजमेंट अलग है तो चूंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होते हैं ना मैक्सिमम डिपेंड करते हैं पार्टिकल्स के अरेंजमेंट पर ही। अब यहाँ अलग अलग डायरेक्शन में पार्टिकल्स का अरेंजमेंट अलग आ रहा है, इसीलिए क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो फिजिकल प्रॉपर्टीज का वैल्यू होगा वह अलग अलग डायरेक्शन में अलग होगा। अब यदि आप एमॉर्फस में, तो एमॉर्फस में तो कोई ऑर्डर ही नहीं है ना, पार्टिकल तो इसमें जैसे तैसे है, कोई ऑर्डर ही नहीं है इसमें। तो कहीं भी जाओगे, चाहे इस डायरेक्शन में जाओ फिर भी कोई ऑर्डर नहीं मिला, इस डायरेक्शन में जाओ फिर भी कोई ऑर्डर नहीं मिला, क्योंकि इसमें कोई ऑर्डर है ही नहीं अरेंजमेंट का। ओवरऑल बोलो कि रफ अरेंजमेंट है इसमें। तो चूंकि अलग अलग डायरेक्शन में जाने के बाद ऑलमोस्ट एक ही जैसा अरेंजमेंट मिल रहा है इसमें, इसलिए जो इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज होगा इस केस में वह अलग अलग डायरेक्शन में जो है अलग होगा। तो इस तरह से जो एनिसोट्रॉपी और आइसोट्रॉपी है ना, अलग से डेफिनेशन आता है। और तो देखो एक बार फिर से इसको रिपीट करते हैं। अभी क्या बताया मैंने कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है एनिसोट्रॉपिक होते हैं, मतलब अलग अलग डायरेक्शन में पार्टिकल्स का अरेंजमेंट अलग होता है, इसलिए फिजिकल प्रॉपर्टीज का वैल्यू भी अलग होगा। लेकिन जो एमॉर्फस सॉलिड होते हैं ना, इसमें पार्टिकल्स के अरेंजमेंट का कोई ऑर्डर है ही नहीं। तो समझो कि जैसा रफ अरेंजमेंट इस डायरेक्शन में मिला वैसे ही रफ अरेंजमेंट इस डायरेक्शन में मिला, मतलब अरेंजमेंट अलग अलग डायरेक्शन में ऑलमोस्ट सेम है, इसलिए फिजिकल प्रॉपर्टीज का वैल्यूज भी जो है सो सेम होगा। तो यह हुआ एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड के बीच जो डिफरेंस है, एग्जामिनेशन में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको जो है आप लोग करोगे। अब एग्जांपल के थ्रू हम एक्सप्लेन करते हैं। बहुत ही कंफ्यूजिंग एग्जांपल जो है अभी हम देंगे, जो अक्सर लोग कंफ्यूज करते हैं क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस में, तो उसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। क्वार्ट्ज और ग्लास, ऐसा एक्चुअली जो दोनों सॉलिड है ना, क्वार्ट्ज और ग्लास, की जो बेसिक यूनिट होता है दोनों का सेम है। सिलिकेट मेनली बोला जाता है SiO2 और E भी SiO2 का पार्ट। तो SiO2 सिलिकेट का फॉर्म जो है ना, तो इसी फॉर्म में एलिमेंट नहीं रहता है इसका। E जो है SiO4 सिलिकेट आयन के फॉर्म में एलिमेंट होगा। ऑब्वियसली जो सिलिकेट आयन है ना, टेट्राहेड्रल एलिमेंट हम लोग दिखाते हैं इसमें, इस टाइप का दिखा सकते हो। आगे और भी इसका एलिमेंट वैसे बनेगा, 4 बॉन्ड टेट्राहेड्रल शेप में भी यहां नहीं बनाऊंगा, इसको ऐसे समझ सकते हो। सिलिकेट का देखो इस तरह का टेट्राहेड्रल के फॉर्म में बनेगा इसका ऐसा। तो उसी टाइप का एलिमेंट, मतलब 4 बॉन्ड को यहां केवल कंसीडर करना है। फिर देखो यहां सिलिकॉन, फिर ऑक्सीजन, ऐसे ही इसका यूनिट जो है पूरा आगे बढ़ते रहता है। पूरे क्रिस्टल में इस टाइप का एलिमेंट होगा ऐसा। तो यह जो एलिमेंट है क्वार्ट्ज का है, कि क्वार्ट्ज और ग्लास दोनों में जो बेसिक यूनिट होता है ना SiO2, लेकिन यह SiO2 के फॉर्म में नहीं बल्कि यह सिलिकेट SiO4 रहेगा, इस फॉर्म में इसका अरेंजमेंट होता है। तो यदि इस तरह से रेगुलर अरेंजमेंट हो, देख रहे हम कि जैसा एलिमेंट यहाँ है सिलिकेट यूनिट का, वैसा ही एलिमेंट यहाँ है, वैसे ही एलिमेंट पूरे क्रिस्टल में इसी टाइप का एलिमेंट रहेगा। एक रेगुलर एलिमेंट है इस यूनिट का, तो यह कहलाएगा क्वार्ट्ज। अब जब आप क्वार्ट्ज को हीट करोगे, तो हीट करने के बाद क्या होगा कि इसका कुछ बॉन्ड ब्रेक करेगा, थोड़ा सा मेल्ट कर सकता है, और वैसा करने के बाद जब ये बॉन्ड टूटेगा यहाँ से, तो ये जो इसका रेगुलर अरेंजमेंट देख रहे हो ना, अभी अरेंजमेंट ऐसा नहीं रहेगा। मान लो कि एक यूनिट यहाँ है, एक यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, इस तरह से। तो मेल्ट करने के बाद जब इसका बॉन्ड ब्रेक करेगा तो इसका एलिमेंट ऐसे नहीं रह पाएगा, कुछ डिफरेंट टाइप का एलिमेंट बन जाएगा, इसका इर्रेगुलर एलिमेंट हो जाएगा। और जब इर्रेगुलर एलिमेंट हो जाएगा इस यूनिट का, तभी यह कहलाएगा ग्लास। तो ग्लास और क्वार्ट्ज दोनों जो है सॉलिड्स हैं। अंतर यह है कि ग्लास एक एमॉर्फस सॉलिड है, इसमें जो इसका अरेंजमेंट होता है वह एक रेगुलर ऑर्डर में नहीं होता है, लेकिन क्वार्ट्ज में जो इस यूनिट का एलिमेंट है एक रेगुलर ऑर्डर में होता है, और दोनों में यूनिट सेम है SiO2, लेकिन यह SiO2 के फॉर्म में नहीं, SiO4 के फॉर्म में ऐसा इसका अरेंजमेंट बना हुआ रहता है। तो ऐसे आता है क्वार्ट्ज और ग्लास में क्या अंतर है, लोग पूछते हैं अक्सर, वाइवा वगैरह में क्वेश्चन आता है। तो यही बात आपको बताना है कि ग्लास एक एमॉर्फस सॉलिड है, क्वार्ट्ज एक क्रिस्टलाइन है, और ऐसा स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट के बारे में भी जो है आप डिस्कस कर सकते हो। तो इस तरह से आज जो है हम लोगों ने
सॉलिड्स का जो मेन दो क्लासिफिकेशन था, क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस, उसका एग्जांपल, और उसमें जो दो इंपॉर्टेंट बात मैंने बताया, एनाइसोट्रॉपी और आइसोट्रॉपी। इतना बात आप लोग ध्यान से समझोगे, इसको याद रखोगे। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड का फर्दर क्लासिफिकेशन देखेंगे। क्योंकि चैप्टर में सॉलिड स्टेट हम लोग देख रहे हैं, तो इसमें ट्रू सॉलिड्स के बारे में पढ़ना है, और ट्रू सॉलिड मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड के बारे में हम लोग डिस्कशन नहीं करने वाले। तो देखो अभी जो बात मैंने बताया कि ग्लास जो है कि एमॉर्फस सॉलिड है, थोड़ा सा ग्लास के बारे में डिस्कशन करेंगे हम। और एमॉर्फस सॉलिड को हम लोग बोलते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड। तो यहां से तो पूछ सकते हो कि यहां ग्लास भी क्या सुपर कूल्ड लिक्विड है? तो ऑब्वियसली है। अब चूंकि लिक्विड वर्ड यहाँ पे आ गया है, तो लिक्विड का कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी तो ग्लास में इन्वॉल्व होना ही है, जाहिर सी बात है। तो लिक्विड का जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है ना, इसका फ्लूइडिटी, फ्लो करने वाला। तो यह प्रॉपर्टी जो है ग्लास में होता है, ग्लास के पार्टिकल्स फ्लो करते हैं। और ये चीज पता कहां से चलेगा? तो इसके लिए एग्जांपल मैं आपको बतलाता हूं। बहुत पुराने बिल्डिंग्स, 40-50 साल जो हो जाता है बिल्डिंग्स का, यदि देखोगे तो इस बिल्डिंग्स के जो विंडो होते हैं उसमें यदि शीशा लगा हुआ हो, कांच मान लो ऐसे नया कांच इस तरह से हम लगाए हैं उसमें, तो जब समय बीत जाता है, बहुत टाइम हो जाता है, तो 40-50 साल के बाद उसी को जब देखने जाओगे ना, तो ये कुछ इस टाइप का बन जाएगा। ऊपर का लेयर थोड़ा पतला हो जाएगा और नीचे का लेयर थोड़ा मोटा हो जाएगा, ऐसा। यहाँ देखो, यहाँ लेयर सेम स्क्वायर टाइप का यदि हम लोग लगाए हैं, इसमें जो है टाइम बीतने के साथ ही ऐसा हो गया, ऊपर का लेयर ही थोड़ा कम हो गया, नीचे का जो है इंक्रीज कर गया। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ऊपर का जो पार्टिकल था ना, वो फ्लो करके धीरे धीरे नीचे आ गया, ऐसा। ऊपर का जो पार्टिकल फ्लो करके धीरे धीरे नीचे आया, उसी के चलते नीचे का लेयर मोटा हो जाता है, ऊपर का लेयर पतला हो जाता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं फ्लूइडिटी, जो कि एग्जिबिट करता है एमॉर्फस सॉलिड, जिसको हम लोग सुपर कूल्ड लिक्विड बोलते हैं, और जिसका एक बेस्ट एग्जांपल हम लोगों ने कंसीडर किया ग्लास। तो यदि कोई पूछे कि ग्लास एक एमॉर्फस सॉलिड है या सुपर कूल्ड लिक्विड है, कैसे हम लोग बोलेंगे? इसके लिए एग्जांपल दो। तो यह एग्जांपल जो है सो दे सकते हो कि मान लो कि यदि ऐसे जो हम ग्लास का लगाए हैं विंडो में, तो शुरू में देखो सेम है ना, सेम है मतलब जितना मोटा इधर है उतना ही इधर है, जितना ऐसे करते हैं। लेकिन जब टाइम बीतेगा, बहुत साल हो जाएगा, तो उसके बाद क्या होता है कि ऊपर का सारा पार्टिकल जो है फ्लो करके आ जाएगा नीचे, तो ऊपर का लेयर पतला हो जाएगा, नीचे का लेयर थोड़ा मोटा हो जाएगा। तो मोटा होने का मतलब कि यहाँ पार्टिकल बढ़ गया, पतला है मतलब पार्टिकल कम हो गया। तो जो पार्टिकल कम हुआ ना, वही पार्टिकल नीचे आया है, फ्लो करके आया, ऊपर से नीचे फ्लो करके। ये जो पार्टिकल फ्लो करके आया ऊपर से नीचे, इसी बात को हम लोग बोलेंगे फ्लूइडिटी, जो कि सुपर कूल्ड लिक्विड में होता है। तो यहाँ से जो है हम लोग की जो इंपॉर्टेंट बात था सुपर कूल्ड लिक्विड का प्रॉपर्टी, ग्लास के थ्रू इसको हम लोगों ने समझा। धन्यवाद।